हेलो पीपल। ये 3 टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न फॉर इंडिया। माय नेम इज मुस्कान। मेरा नाम मुस्कान है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट। आज हम अपनी ग्रामर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप उसको देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से हम अपने ग्रामर के सिलेबस को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज, हमें ग्रामर की स्पेलिंग को सही समझना है। बहुत बार हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जिसमें हमारी स्पेलिंग्स को टेस्ट करते हैं और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ग्रामर की स्पेलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो ग्रामर की स्पेलिंग के अंदर डबल एम के आगे दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ए या फिर ई, एंड देन आर तो सब करेक्ट है लिखते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग में ई नहीं होता है, ग्रामर में ए आता है। तो इस नोट को आप रखेंगे, ग्रामर के स्पेलिंग को आपसे आप गलत नहीं करेंगे और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पेलिंग करेक्ट करने का, ग्रामर का, तो आप करेक्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की फर्स्ट वीडियो को एंड फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहा जाता है। तो अगर आप अपने सिलेबस को देख रहे हैं और वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं लिखा है पर सिंटैक्स लिखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने आपसे बात की थी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हम एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जहां से ग्रामर के पजल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो वो टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पर क्यों? सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। Why to study subject verb agreement? आपके साथ स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि आप टीचर के पास जाकर बोलते थे कि कोई एक ऐसा टॉपिक बता दो जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो ही टॉपिक है जहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 4 टॉपिक्स के बेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन कौन से 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड रूल्स। जब तक आपको ये चारों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं आता है तब तक आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व नहीं होते। कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एग्जामिनर्स क्या करते हैं, जितने भी बेस हैं उन सभी को मिक्स करके ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं। अगर आप सिर्फ रूल्स याद करके जाएंगे तो शायद आपसे कोई एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पर जितने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आएंगे वो सभी सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट थिंग इज कि इतने सारे एरियाज सिर्फ एक ही क्वेश्चन में जब एग्जामिनर टेस्ट कर पाते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि वो से 2 to 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके पेपर में प्रोवाइड करें। तो अगर आप देखें, जितनी भी मेरिट होती है वो पॉइंट पॉइंट मार्क्स से बहुत ही वेरी कर जाते हैं। तो अगर आप अपने 3 to 4 मार्क्स को बिल्कुल सॉलिड करें, या तो 3 to 4 या फिर 2 to 3, मतलब 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी मेरिट के अंदर आपका जो नेम है वो कितना अपर चला जाए। एक एक पॉइंट से जब इतनी वेरिएशन आ सकती है तो 4 मार्क्स आपको कितने एडवांटेज दे सकते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, एंड ये टॉपिक बाकी सारे ग्रामेटिकल टॉपिक से थोड़ा सा इजी है। प्लस जब हम इसके अंदर बेस समझ लेंगे, नाउन का बेस समझ लेंगे, प्रोनाउन का बेस समझ लेंगे, तो जब हम नाउन के चैप्टर को करेंगे तो हमें नाउन का चैप्टर इजी लगने लगेगा। ये हमारे पजल को सॉल्व करने का बहुत ही बेस्ट वे। नेक्स्ट थिंग इज, रूल्स पढ़ने से पहले, किसी भी बुक के रूल्स पढ़ने से पहले, किसी भी वीडियो, जो वीडियोस आपको क्लेम करती है कि सिर्फ 2 आवर्स में सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप समझ लो, उन रूल्स को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना जरूरी है ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या है। जब तक आप इन 3 बेसिक टॉपिक्स को नहीं समझेंगे तब तक रूल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो 1 मार्क आप ले लेंगे, बट अबाउट 4 मार्क्स उसको लूज करना इज नॉट वर्थ इट। तो अब हम बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आपस में बात क्यों करते हैं? व्हाई डू वी कम्युनिकेट, जिसे हम हिंदी में संचार कहते हैं? संचार की विधि क्यों होती है? आपके पास शायद ये आंसर होगा कि हम लोग बात करते हैं ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। हमारे पास क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, क्या इमोशंस हैं, यानी कि क्या भावनाएं हैं, उन चीजों को हम किसी और व्यक्ति को अभिव्यक्त कर सके, यानी कि हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकें। तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। फिर कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो किसी माध्यम से बात कर रही हूँ। क्या माध्यम है? उस माध्यम का नाम है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो अब बात ये आती है कि जो लैंग्वेज है वो दोनों लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक लैंग्वेज पता है, वही लैंग्वेज आप बोलते हैं, तभी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अभी तक हमें 3 चीजें समझ आई। हमें कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम खुद को एक्सप्रेस कर सकें, एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज, और ऐसी लैंग्वेज जो दोनों पार्टीज को आती है, यानी कि एक बोलने वाले व्यक्ति को और एक सुनने वाले व्यक्ति को। अब इसका क्या रिलेशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वो अभी हम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको सेम भाषा आती है, हम सेम भाषा बोल रहे होते हैं, पर फिर भी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। हम जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वाक्य होते हैं, यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उसकी फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती। फॉर्मेशन का मतलब कि वो वाक्य सही ढंग से बना नहीं होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब एक बच्चा छोटा होता है और वो कोई चीज बताना चाहता है, तो वो कुछ शब्दों को यूज करता है, पर वो सारे शब्द इतने बिखरे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहता है। हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है, अगर हमें लैंग्वेज आती भी है और हमें शब्द भी पता है, पर हम उन शब्दों को एक सही ढंग से फॉर्मेशन में ना लगाएं, तो मिसकम्युनिकेशन होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और आपसे कोई आकर ये बोले आई लव टू टीच इंग्लिश, तो आपको समझ आएगा कि वो व्यक्ति कहना चाहता है कि उसको इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। पर अगर कोई व्यक्ति आपसे आके बोले टू लव टीच आई इंग्लिश, तो आपको पहली बात तो ये समझ नहीं आएगा उसने क्या बोला। कुछ कुछ ऐसा समझ आएगा कि कुछ शब्द थे, जैसे इंग्लिश बोला उसने, टीच बोला, लव बोला, तो शायद वो कुछ कहना चाहता। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सारे शब्दों को एक सही फॉर्मेट में लगाना है। और इंग्लिश एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। हमें लगता है कि हमें इंग्लिश लर्न करने की जरूरत है, बल्कि इंग्लिश के अंदर भी फॉर्मूलाज होते हैं। और अभी हम इसी वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला देखने वाले हैं जिससे हम कभी भी अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को गलत नहीं करेंगे। उससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है कि जो भी एक सेंटेंस होता है, यानी कि एक वाक्य होता है, उस वाक्य में कुछ शब्द होते हैं, और वो सभी शब्द एक फॉर्मेट में होते हैं, और वो जो फॉर्मेट के साथ जो शब्द होते हैं वो आखिरी में एक मीनिंग देते हैं। मीनिंग यानी कि एक समझ देते हैं, एक ऐसी समझ जिससे सामने वाला इंसान, यानी कि सामने वाला व्यक्ति वही समझता है जो हम बोलना चाहते हैं। कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आती। और सेंटेंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि सेंटेंस की दो फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर है? कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं बन सकता। क्या होते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब? वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दूसरा, एक सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द होते हैं जो आपस में मीनिंगफुल एक्सप्रेशन देते हैं, आपस में मिलकर एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन देते हैं। तीसरा, एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि क्या ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आई है वो कैपिटल है, ये स्मॉल आई होता है एंड ये कैपिटल आई होता है। तो एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एक सेंटेंस हमेशा एक फुल स्टॉप से एंड होता है, ये फुल स्टॉप। ऑल्दो ये जो आपके एरर हैं फुल स्टॉप के, या फिर किसी शब्द को कैपिटल करने के, किसी
लेटर को, किसी लेटर को कैपिटल करने के, ये जो दो एरियाज हैं इससे एरर्स नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। पर आपको एज हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इन डेप्थ, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो हमने ये चीज पढ़ी कि एक सेंटेंस में एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए फुल स्टॉप से। अभी तक हमने कुछ कुछ चीजें समझी हैं कि वाक्य क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं वाक्य का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस फॉर्मूला को देखते हैं। उस फॉर्मूला का नाम है SVO। SVO नाम का इंग्लिश के अंदर एक फॉर्मूला होता है जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को करेक्ट करता है। पर आपको ये चीज याद रखनी है कि SVO फॉर्मूला हर एक सेंटेंस में नहीं लगता है। जैसे कि मैथ्स में सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रेक्टेंगल में यूज नहीं। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस के अंदर हमारा SVO का फॉर्मूला यूज होता है एंड बाकी सेंटेंसेस में नहीं होता है। किन सेंटेंसेस में नहीं होता है ये हमारी आज का डिस्कशन नहीं है। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारी वीडियोस आएगी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस। जब इन एरियाज के ऊपर हमारी वीडियोस आएंगी तब हम बाकी फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, कब SVO लगता है, कब VSO लगता है। पर उससे पहले हमें ये देखना है कि SVO का मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, V का मतलब होता है वर्ब एंड O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को दूसरे कलर से मार्क किया है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट से काफी कम डील करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट से हम बाकी ग्रामेटिकल टॉपिक्स के अंदर डील करेंगे, पर अभी के लिए हमारे जो दो मेन एरियाज है जिनसे हमें डील करना है अपने 3 to 4 मार्क्स को कंसोलिडेट करने के लिए, वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर आपको SVO फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये दो वर्ड्स याद कर सकते हैं, सेव ओशन। S सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट। SVO फॉर्मूला सेव ओशन। अब बात आती है ये सब्जेक्ट क्या है। क्या ये वो सब्जेक्ट है जो आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, जैसे कि मैथ्स, ग्रामर, साइंस? नहीं। इंग्लिश ग्रामर के खुद के कुछ शब्द होते हैं, इंग्लिश ग्रामर की खुद की एक वोकैबुलरी होती है, खुद की एक शब्दकोश होती है। जिस शब्दकोश के अंदर सब्जेक्ट का मतलब होता है दो डेफिनेशंस के द्वारा समझाया गया है। यानी कि अगर हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है तो हमें इन दो डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। पहली डेफिनेशन कहती है हु, व्हाट, एक्ट्स। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी कार्य को करती है, वो चीज सब्जेक्ट कहलाती है। जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट या फिर हम उसको डूअर कहते हैं, किसी चीज को करने वाला, डूअर। और क्या करता है? कोई कार्य करता है, यानी कि कोई एक्ट करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करे तो वो व्यक्ति कर्ता यानी कि सब्जेक्ट बन जाता है। अगर कोई चीज किसी कार्य को करती है, इंसान नहीं कोई और चीज, तो वो क्या बन जाती है? वो कर्ता बन जाती है। जैसे माउस जो है वो रन कर रहा है, तो वो व्यक्ति तो नहीं है, हम उसको थिंग में कंसिडर करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी प्लेज इन द गार्डन। शी प्लेज इन द गार्डन, पहला वर्ड है शी। यहाँ पे क्रिया क्या है? खेलना। अभी हम इन द गार्डन बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, ये सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे शी एंड प्लेज। कौन खेल रहा है गार्डन में? खेलने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। कर्ता कौन है यहाँ पे? शी है। तो शी हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर है ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है, और उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति कौन है? ही। तो ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। समझ आया? किसी भी वाक्य में किसी कार्य को करने वाला डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है दे हेल्प ईच अदर। क्या कार्य हो रहा है? हेल्प करने का। और कौन कर रहा है? दे।
तो जो कार्य करता है वो कर्ता होता है, और कर्ता जो होता है उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल तो पर्सन के थे। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ना, हु, कौन या फिर क्या। ये वाला एग्जाम्पल है क्या का, और ये 3 एग्जाम्पल है हमारे कौन। यानी कि कौन खेल रहा है गार्डन में, कौन लिख रहा है लेटर, कौन हेल्प कर रहा है। पर क्या स्पिन कर रहा है, स्पिन मतलब घूमना, जैसे लट्टू होता है उसको हम स्पिन करते हैं। द टॉय इज स्पिनिंग अराउंड, टॉय आसपास घूम रहा है। क्या घूम रहा है, टॉय। कार्य क्या है, स्पिन होने का, घूमने का। घूमने का कार्य कौन कर रहा है, टॉय कर रहा है। तो टॉय क्या हुआ, कर्ता, और कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो आपको एक डेफिनेशन तो अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि इंग्लिश के वाक्य में जब कोई कार्य कर रहा होता है, उस कार्य को करने वाला व्यक्ति या फिर चीज, उसको हम कहते हैं डूअर यानी कि सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन होती है। अब हम उस डेफिनेशन को देखते हैं। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि सब्जेक्ट डूअर होता है, और सेकंड डेफिनेशन उन्हें नहीं पता होती, और यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट वीक होना स्टार्ट हो जाता है। हमें अपने कॉन्सेप्ट को वीक नहीं करना, और आपको एक सेंटेंस बना के कमेंट करना है, जिसके अंदर आप कार्य भी बताएंगे और कर्ता भी बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम इतने एफर्ट्स करते रहें और आपके लिए नई वीडियोस लाते रहें। साथ ही साथ आपके सब्सक्राइब करने से न्यू वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या बताती है, आपने मूवी देखी है, मूवी में कोई एक हीरो होता है, और सारी मूवी उस हीरो के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। वो एक हीरो या फिर कोई हीरोइन ही होती है जिसके अराउंड एक मूवी बनती है। इसी तरीके से कभी कभी सेंटेंस के अंदर एक हीरो या हीरोइन होती है, यानी कि एक मेन कैरेक्टर होता है, और वो मेन कैरेक्टर भी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट एक डूअर यानी कि कर्ता हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट हमारा एक मेन कैरेक्टर हो सकता है, वो कैरेक्टर जिसके बारे में सेंटेंस कुछ बता रहा हो, यानी कि एक सेंट्रल फिगर जिसके बारे में सेंटेंस इलाबोरेट यानी कि बहुत ही डीप में बता रहा हो। जैसे कि द बुक इज हैवी, ये जो किताब है वो बहुत भारी है। अगर मैं इस सेंटेंस में से बुक हटा दूं और मैं बोलूं इज हैवी, तो आप बोलेंगे क्या हैवी, क्वेश्चन आएगा क्या, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस मिसकम्युनिकेशन करता है और आपको समझ नहीं आता है क्या। आप बार बार क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं, क्या, कौन, कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं देता। तो क्या हैवी है, बुक हैवी, यानी कि जो ये सेंटेंस है उसका मेन कैरेक्टर क्या है, बुक है। सेकेंड जो आपके पास सेंटेंस है उसके अंदर है द पेन इज स्मूथ। अगर मैं सिर्फ बोलूं इज स्मूथ, ये बहुत स्मूथ है, तो आप पूछेंगे क्या स्मूथ है। अगर मैं बोलूं ये पेन बहुत स्मूथ है, तो आप ये नहीं पूछेंगे क्या स्मूथ है, क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन यहाँ का मेन कैरेक्टर यानी कि सेंट्रल फिगर है। तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो पेन है वो हमारा सब्जेक्ट है। एंड नेक्स्ट के अंदर द स्काई इज ब्लू, क्या ब्लू है, स्काई ब्लू है। तो मेन कैरेक्टर कौन है, स्काई। तो अभी हमें ये चीज समझ आई कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो या तो एक कर्ता हो सकता है, या फिर वो एक सेंटेंस का एक मेन कैरेक्टर, या फिर उसका मेन हीरो और हीरोइन हो सकता है। अभी तक हमने ये चीज देखी कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ही सारे शब्द हैं। क्या सभी शब्द सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या हर एक शब्द सब्जेक्ट बन सकता है? इसका आंसर है नहीं। हर एक शब्द सब्जेक्ट नहीं बन सकता, हर एक शब्द कर्ता नहीं बन सकता, हर एक शब्द मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे कौन से शब्द हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं? वो सारे ही शब्द इंग्लिश की दो कैटेगरीज में आते हैं।
एक कैटेगरी का नाम है नाउन और दूसरी कैटेगरी का नाम है प्रोनाउन। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपने एक शब्द सुना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। इसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डील करेंगे कि ये क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन। आपने ये सारे एरिया सुने होंगे। ये सब क्या होते हैं, इनकी डिटेल्स क्या है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंग्लिश के अंदर जितने भी शब्द हैं उनमें सिर्फ दो ही ऐसी कैटेगरीज हैं, दो ही ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं। वो कौन कौन सी है? एक नाउन और एक प्रोनाउन। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है, ताकि आप समझ पाए कि अभी हमने जो सेंटेंसेस डिस्कस किए थे जिसमें हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था, उसमें से कितने सब्जेक्ट नाउन थे और कितने सब्जेक्ट प्रोनाउन थे। वो वीडियोस कवर करने के बाद आप उन क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाएंगे। एट द एंड लेट्स सम अप। आज हमने पढ़ा कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है, और एक ऐसी लैंग्वेज जो दोनों व्यक्ति को आनी चाहिए। लैंग्वेज होने के बावजूद हमें कभी कभार समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि शब्दों का सही ढंग से एक वाक्य में उपयोग होना बहुत जरूरी होता है, और उसको हम कहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा कि जो सेंटेंस होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेंटेंस में एक फॉर्मूला होता है एसवीओ नाम का, जो कि मोस्टली सभी सेंटेंसेस में यूज होता है। सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। एसवीओ के अंदर एस सब्जेक्ट होता है, वी वर्ब होता है, और जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी टू डेफिनेशंस होती है, या तो वो डूअर होता है या फिर वो मेन कैरेक्टर होता है। अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो नाउन क्या होता है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, और हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था कि हम प्रीवियस ईयर तब करेंगे जब हमारा इतना पोर्शन कवर अप हो जाएगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तब प्रीवियस ईयर करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तब करेंगे जब जब हम थोड़े थोड़े से टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक समझा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। माय फादर गेव मी अ पेन, अ न्यू पेन। मेरे फादर ने मुझे एक न्यू पेन दिया। यहाँ पे पेन देने का काम किसने किया है? फादर ने। तो यहाँ का सब्जेक्ट कौन है? फादर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सृष्टि सॉल्व्ड अ मिस्ट्री। मिस्ट्री सॉल्व करने का काम किसने किया? डूअर कौन है यहाँ पे? डूअर है सृष्टि। तो सृष्टि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ बिट ट्रिकी है। अ ब्यूटिफुल बर्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक बहुत ही सुंदर जो पक्षी है वो गाना गा रहा है। गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है? बर्ड। तो आपको ये ट्रिक्स नहीं बनानी है कि पहला जो शब्द होगा वो ही सब्जेक्ट होगा। यहाँ का सब्जेक्ट ब्यूटीफुल नहीं है, यहाँ का सब्जेक्ट है बर्ड, क्योंकि गाना गाने का काम कौन कर रहा है? बर्ड। ब्यूटीफुल नहीं कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या है अभी के लिए मैं बता देती हूँ। ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। हम अपनी वीडियोस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप भी इनको पहचानना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और आपको एक्सप्लेन करना है कि वो सब्जेक्ट क्यों है। द शूज आर नीटली वॉर्न, यानी कि जो जूते हैं उन्हें अच्छे से पहना गया है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर कौन है? किसे अच्छे से पहना गया है? अच्छे से पहना गया है शूज को। तो शूज हमारा सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो हम इसी नोट पे एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम नाउन के बेस पर डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप नीचे दी गई मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।